प्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। मध्य प्रदेश में जो सियासी घमासान चल रहा है, जो मीटर बार बार अप होता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं अब उस पर लगाम लगने वाली है। 3 तारीख नजदीक है और चुनाव बिल्कुल करीब। आज मेरे साथ है बदनावर विधानसभा के प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जिनका एक तरफा राज्य माना जाता है बदनावर। वही बदनावर विधानसभा में जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बड़े बड़े नेता अपने जोर आजमा चुके हैं। आज यहां से शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी अपनी रैली की है। उसी के साथ हम सबसे पहले बात करेंगे दत्तीगांव जी से इस बारे में कि आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही है कि आपने उनके साथ धोखा किया है। इसका क्या जवाब है मतदाताओं के लिए? देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि कोई भी आदमी एक एस्केपिस्ट का एटीट्यूड रखे, यानी किसी भी चीज़ को आप नकारना चाहो तो दूसरे पे आरोप लगा दो। कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए कि 100 साल से अधिक पुरानी पार्टी, जो गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम किया, उसके बाद आज़ादी हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मास मूवमेंट था, इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय जाता गया, एक परिवार विशेष में सिमट सी पार्टी। मैंने खुद ने राहुल गांधी के साथ काम किया और जब भी हम कहीं जाते थे उनको ला के रिपोर्ट देते थे, उस रिपोर्ट पे कभी कार्रवाई नहीं होती। हम मुझे कहते कि हमने 100 सुझाव दिए हैं, चलिए उनमें से एक तो अच्छा होगा। अब सरकार चली गई, जब सरकार थी तब समय समय पे जब हम उन्हें कहते रहे, कमलनाथ जी को कहते रहे, तमाम लोग को, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हम ये कहते रहे, और मैं तो सरकार के पहले की बात करना चाहूँगा। मैं चुनाव अभियान समिति का सदस्य था, सिंधिया जी उसके अध्यक्ष थे। जब वचन पत्र बना, उन्होंने पहली बैठक हुई, वचन पत्र हमारे सामने रखा गया, तब मैंने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा था कि साहब आपने इसमें तमाम ये वादे किए हैं, इसका कोई फाइनेंशियल एस्टिमेशन है, ये पूरे कैसे होंगे? उन्होंने टाल दिया, देखें टाइम आएगा तब देखेंगे। तो बेसिकली उसके लिए सीरियस थे ही नहीं। उनका ये था कि ये वादे कर दो, कैसे जैसे वोट मिल जाए, सरकार बन जाए, बात की बाद में देखेंगे। वो इसलिए भी था कि अब वो उनकी उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, बड़े नेता हैं, शायद उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि एक बार मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, बाद वाला बाद का देखेगा, मैं तो 5 साल निकाल लूँगा जैसे जैसे। तो वो ये छलावा था। और जब हमने जैसे वो क्या ढीला पकड़ खेल होता है ना, आपका ब्लफ जिसे कहते हैं, आप पकड़ लो उसको, तो उस टाइप का था। जब हमने उनका ब्लफ पकड़ लिया और सिंधिया जी ने कहा कि वचन पत्र ग्रंथ है और उसका पालन होगा तो हम सड़क पे उतरेंगे, उनको बुरा लगा, उनको उतर जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, तब मैं सरकार के थी। जब सरकार गिर गई, अभी तमाम आरोप, तो आप उसी वक्त सिंधिया जी को बुला के बात करते, पूछते कि साहब ये क्या है, ये बातें हैं, हम इसको पूरे करेंगे कैसे? उन्होंने नहीं किया। हम सब सरकार गिर गई। मेरे ख्याल से दम्भ में थे, घमंड था, सत्ता के नशे में चूर थे। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अहंकार में तीनों गए, बलबुद्धि ना माने तो देख लो, ना उनको अफवाह। तो जब इतने तमाम महारथी उस ज़माने के अहंकार में चले गए तो कमलनाथ जी को जाना ही था। कांग्रेस को आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी धरातल देख लें, आत्मचिंतन कर लें, आत्मावलोकन कर लें। जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग, शशि थरूर जैसे लोग आज भी दिल्ली में बैठ के क्या कह रहे हैं, कि बयान क्या है, उस पर आज भी सुनवाई नहीं हुई। तो मुझे तो अफसोस होता है कि कांग्रेस खुद की बुराई, खुद की कमज़ोरियाँ, खुद की कमियाँ पूरी करने की जगह उनको छुपा रही है और उनका हम बड़ा आरोप लगा। दत्तीगांव जी, क्या ये भी एक रीज़न है कि कांग्रेस में रहने के बाद कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एक विश है वो हर नेता की पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ तो पूरा राज गांधी का ही है? ये भी एक रीज़न है कांग्रेस से अलग होने का, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थन में उतरे मंत्रियों का, नेताओं का? देखिए भाई, मुझे तो देश का प्रधानमंत्री बनना नहीं, मेरी तो बहुत छोटी सी राजनीति, मैं तो बंदौर का विधायक हूँ, मैं अपने लोगों में काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत है। जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल, मैं उन्हें एक अरसे से जानता हूँ, मेरे कॉलेज में 1 साल सीनियर भी थे, बाद में अमेरिका चले गए, राहुल गांधी और एक साथ पढ़ते थे, वो मित्र थे। लेकिन जब राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन गए, सिंधिया जी सांसद और मंत्री थे, तो वो उनके बॉस थे और वो उनको फॉलो करते थे। एक कार्यकर्ता और नेता का रिश्ता बना, तो वो रिश्ता बना। तो कर्तव्य हर नेता का, परिवार के मुखिया का ही होता है कि अपनी टीम को, अपने परिवार को संरक्षण दें, उनकी सुने समझें और फिर उनको साथ लेके आगे बढ़े। निर्णय सामूहिक होना चाहिए। जब वो नहीं होने लगे, अब आप मानिए
6 महीने से राहुल गांधी सिंधिया जी से मिले ही नहीं, 6 महीने से कमलनाथ जी उनके फ़ोन पे बात ही नहीं करी। तो कैसे ऐसी पार्टी चलेगी जहां आप अपने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक नौजवान ऊर्जावान चेहरे जिसकी सरकार बनाने में अहम भूमिका, उससे बात ही नहीं करो, उसकी सुनो ही नहीं। उनके विधायक को जब आपसे मिलने आए तो ऐसा देखो कि पता नहीं कौन आ गया है, पाकिस्तान का कोई वासी। ऐसा आप नहीं कर सकते। और मैंने तो कहा था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ, अब आप मुख्यमंत्री सारे विधायकों के हैं, कांग्रेस बीजेपी के सभी विधायकों के, आप सदन के नेता हैं, आप ऐसा ही व्यवहार रखिए तो सब आपके साथ रहेंगे। लेकिन जो भी कारण रहे वो नहीं कर पाए। ये कर रहा, ये कोई कारण नहीं है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी थे तो इसलिए, ठीक है तो थे, पहले से थे, लेकिन उसके कारण पार्टी में असंतोष ज़रूर है, ये मैं मानता हूँ। और संजय जी और हमारी बात आप क्यों करते हैं, शशि थरूर की बात करिए, गुलाम नबी आज़ाद की बात करिए, तमाम कांग्रेस नेता आज भी असंतुष्ट हैं। संतुष्टि से याद आया कि अभी हाल ही में ये, क्योंकि धार जिले की राजनीति कुछ ज़्यादा ही गरमाई हुई है, अगर इस पर बात करें, हाल ही में उमंग सिंगार ने आरोप लगाया है कि 35 करोड़ रुपए में आप बिके हैं और 50 करोड़ का ऑफर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद उन्हें दिया था, लेकिन वो नहीं बिके क्योंकि उनकी आत्मा नहीं मानी। इस पर क्या कहना है और क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी तक इस मामले का खंडन नहीं किया? आज एक भरे मंच से दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि अगर गलत है ये बात, तो सिंधिया ने अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि गलत कह रहे हैं लोग? देखिए, बहुत छोटी सी बात है, उमंग सिंगार के पास को प्रमाणित कर दें, ये भी कि सिंधिया जी उन्होंने 50 करोड़ का कहा और ये भी कि हम पे 35 करोड़ का। शायद वो मुझे ठीक से नहीं जानते, मैंने तो उनकी बुआ के साथ भी काम किया है। संजोग गार्डन में 27 दिसंबर 2018 को भरी महफिल में सब तमाम कार्यकर्ताओं के सामने, जब समूची कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे के कांग्रेस नेताओं को पुतले जा रहे, तब मैंने कहा था इस बदनाम पे एक नहीं 1 लाख विधायक की कुर्बानी। और अगले दिन 28 दिसंबर को दिल्ली में जाकर मैंने लिखित में मेरा इस्तीफा पेश किया। उसके बाद कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह ने सबने मुझको बुलाया। दिग्विजय सिंह बोले मेरे बेटे जैसे हो, वैसा वैसा तमाम बातें, कैसा न्याय की बात है, मेरे क्षेत्र की बात है, वादा खिलाफी की बात है। बोले ठीक है हम पूरा करेंगे, मुझे तो टाइम दो। कमलनाथ जी ने बुलाया, कमलनाथ जी बोले 6 महीने में ठीक करूँगा। राहुल गांधी बुलाया, हाँ न्याय हुआ ठीक करूँगा। तो कमलनाथ जी तो ये भी कहा, ये कमलनाथ की ज़बान है राजवर्धन, 6 महीने में न्याय। 1 साल बीत गया, फिर मैंने उनको लेटर राइटिंग में दिया, मैंने कहा ये बात हुई, मैं कह क्या है, मैं पलटूंगा नहीं मेरी बात से, और कह क्या है, खुला आया। और उमंग सिंगार जो बात कर रहे हैं ज़मीर की, बिका नहीं, आत्मसम्मान, उमंग सिंगार का ही शायद एक बयान था कि माफिया की सरकार है, रेत माफिया की सरकार है, शराब माफिया की सरकार है, दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। तो कहाँ गया उनका ज़मीर? क्यों रहे रेत माफिया शराब माफिया की सरकार के कैबिनेट में तत्काल लात माराते, ऐसे मंत्रालय से सरकार को छोड़ के आए थे? हम में हिम्मत थी, छोड़ा। उमंग सिंगार में हिम्मत क्यों नहीं? सत्ता का लोभ था, नहीं छोड़ पाए। वन मंत्रालय में इतना वन दिख रहा था, या वहाँ पे वन की कटाई दिख रही थी, या वहाँ से वसूली कमाई दिख रही थी, क्या कर रहा था? आधार पे जिस मकान में रहते हैं, क्या उनका पुश्तैनी मकान है, सरकारी मकान है जिसकी रजिस्ट्री करा ली गई? सब तमाम हज़ारों चीज़ें मैं बता सकता हूँ। मेरे परिवार की, मेरी राजनीति बहुत साफ है। मेरे क्षेत्र में मेरे और मेरे पिताजी के राजनीतिक जीवन के 50 सालों को मिला के 35 करोड़ 35 रुपये 35 पैसे का कोई आरोप प्रमाणित मुझको नहीं कर सकता। जहाँ तक उमंग सिंगार जी की राजनीति का सवाल है, दुनिया जानती हो चुनाव कैसे लड़ते हैं, पैसे और बकरों के दम पे चुनाव लड़ते हैं। उनके गंदवानी में जाकर पूछ लीजिए, तमाम अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को मुझे चुनाव कैसे। अभी हमारे यहाँ बकरों के ट्रकों भर के भेजना है, शराब की पेटियाँ ट्रक पर हम भेज रहे हैं, पैसे उनके कार्यकर्ता अभी मैं आपसे बात करूँ बांट रहे हैं गाँव में। देखिए क्यों पैसा बांट रहे हैं मेरी विधानसभा में, मैंने आज तक नहीं बांटा। क्यों शराब बांट रहे हैं मेरी विधानसभा में, क्यों बकरों के ट्रक भेज रहे हैं हमारी विधानसभा में, काहे के लिए? ये उनकी राजनीति है, ये उनका ज़मीर है, यही उनका पूरी संरचना है। उनके लिए राजनीति व्यवसाय है, हमारे लिए नहीं। हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम इनके लिए जीते हैं मरते। मेरे पिताजी पैरों पे चल के विधानसभा में आए थे, कंधों पे गए, मैं यहाँ जिंदा हूँ, यही मरूँगा। उमंग सिंगार का पता नहीं कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। पिछले उनके पूरे मंत्रिमंडल के कार्यकाल में आधे टाइम तो वहाँ रहे। कहाँ के प्रभारी हैं? झारखंड के। एक बार भी कभी बदलाव ना आए, पता नहीं कितनी बार गंदवानी होगी। आपको अगले चुनाव देखिएगा, अगले चुनाव लड़ें, विधानसभा अपने स्टिंगर लगाइएगा, कितना पैसा उमंग सिंगार बांटता है गंदवानी में, कितनी शराब बांटता है, कितने बकरे बांटता है, आपको दिखेगा। हम कभी नहीं बांटते।
अगर ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है, बदनावर को विकास के कौन से आयाम तक पहुंचाएंगे? अधिक से अधिक। और तब क्यों, हम तो अभी कह रहे हैं, आप कंपेयर कर लीजिए। आज करीब 2000 करोड़ के निवेश हमारे यहाँ प्रस्तावित है। 800 करोड़ की मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग अच्छी मात्रा में आ रहा है। हमारे यहाँ बायोपार्क आ रहा है। हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट सेंटर, वेयर हाउसिंग, कोल्ड लेकिन कांग्रेस का तो ऐसा कहना है कि 15 महीने में ही हुआ है जितना भी विकास हुआ है इस पूरे क्षेत्र का। कौन सा विकास हुआ है? कांग्रेस का कौन सा नेता यहाँ पे आके खड़ा हुआ आज तक पिछले 15 सालों में? कमलनाथ पहली बार जीवन में यहाँ पे आए। वाल्मीकि गौतम तो 15 साल तक हमारे खिलाफ ही प्रचार करते रहे, सब जानते हैं। इन्हीं का काम करते थे। जब मैं कांग्रेस में बीजेपी में, इनसे तमाम मीटिंगें करी। मंत्री रहते हुए नानी बघेल एक बार यहाँ पे बदनावर में आया, प्रमोद सिंघार एक बार यहाँ पे आया, कांतिलाल भूरिया एक बार यहाँ पे आया, कलावती भूरिया एक बार पे आया, प्रताप गढ़ एक बार आया। कोई ना बाला बच्चन एक बार यहाँ पे। कौन सा कांग्रेस का नेता बदनावर आया उस कांग्रेस के कार्यकाल में? उनको गांव के नाम पता है, उनको पता है कितने पटवारी हल्के हैं, कितने आरा हल्के हैं, कितनी पंचायतें हैं, कौन से जाति वर्ग समाज का व्यक्ति कहाँ रहता है, कहाँ पे सड़कों की आवश्यकता है, कहाँ पानी। उनको भी पता है कौन सी योजना कब सैंक्शन हुई थी, कौन से कितने किलोमीटर की, किसका एस्टिमेट कितना है, कब टीएस हुई, कब एएस हुई, कब वर्क ऑर्डर जारी हुआ। उनको पता है? उनको नहीं पता। उनको पता है आज कौन सा गाँव प्यासा है करना, उनको पता है कहाँ कदम लगाई जा रही है, उनको पता है कौन से पुलपुलिया बांध बन रहे हैं, उनको पता है कौन से वर्ग समुदाय का बाहुल्य कहाँ हो के उनकी आवश्यकता का, और कितने राजस्व ग्राम बनने हैं उनको पता है? नहीं। उनको सिर्फ ये पता है एक प्रकरण वापस सरकार बना दो और दुकान चलती रहे। दुकान बंद हो गई है। आपने कहा कि उनकी दुकान बंद हो गई है और वो ये चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कि कहाँ कैसे विकास होना है। लगातार आप ही यहाँ पर रहे हैं, उसके पहले आपके पिताजी का ये, इसीलिए मैंने कहा कि बदनावर एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर दत्तीगांव जी का राज रहा है, और मैंने आपका नाम मेंशन भी नहीं। राज तो जनता का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता। लेकिन जनता ने आपको यहाँ का राजा चुना है, तो अगर आप यहाँ के राजा। कृतज्ञ हूँ, आजीवन कृतज्ञ रहूँगा, सेवारत हूँ, आजीवन सेवारत। धार एकमात्र ऐसा जिला है दत्तीगांव जी जहाँ एक भी ट्रेन नहीं है। आने वाले समय में ऐसी कोई योजनाएं होंगी? क्योंकि अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी और स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी। ये सवाल कभी आपने कमलनाथ जी से पूछा? ये सवाल कभी आपने उमंग सिंघार जी से पूछा? कभी गजेंद्र सिंह राजूकर जी से पूछा? देश की आज़ादी के कितने साल हुए? 70। इन सालों में कांग्रेस का राज कितने साल रहा केंद्र में? क्या धार जिले में रेल न होना कांग्रेस का फेलियर नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी का दायित्व नहीं था कि धार जैसे महत्वपूर्ण आदिवासी जिले में, बड़े जिले में, पीथमपुर जिले में रेलवे लाइन सुनिश्चित नहीं की जाती? माधवराव जी सिंधिया ने कब मक्सी गोधरा लाइन की घोषणा करी और कब सैंक्शन किया? माधवराव जी सिंधिया के स्वर्गवास हुए कितने साल हो गए? माधवराव जी सिंधिया की घोषणा के बाद इतने साल तक क्यों बजट प्रोवाइड नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार के बाद सरकार के बाद सरकार के बाद सरकार? आज जो भाजपा का शासन है, आप मुझसे पूछिए। हाँ, हम पुरजोर कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द आएंगे। और मैं तो रेल ला रहा हूँ बदनावर में, आप आइएगा 3 साल बाद हम आपको रेल में बिठाएंगे। ड्राईपोर्ट स्टैब्लिश मैं यहाँ कर रहा हूँ, सरकार का एक पैसा नहीं लगा रहा हूँ। प्राइवेट इन्वेस्टर जो आएगा 21 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर भरेगा और रेलवे लाइन हमारी ड्राईपोर्ट बदनावर में आएगी। धार जिले में उनसे पहले मिलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं था, नहीं चाहते थे। आप चाहो तो कुछ नहीं हो सकता क्या? क्या कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। पावर में जो परिवार रहे सालों साल, 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी पावर में रहे। उमंग जी खुद कह रहा था आपकी बुआ तो पावर में रही, 1952 में विधायक बन गई थी। क्या कर लिया आपने क्षेत्र में जहाँ विधायक बने? क्या दे दिया आपने क्षेत्र में जहाँ विधायक बने? कौन रेल नहीं ला पाए? 2 लोकसभा चुनाव में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, दूसरे नेता बने। हनी बघेल के पिताजी सांसद रहे, मंत्री कैबिनेट के रहे, खुद मंत्री कैबिनेट के रहे, क्यों नहीं ला पाए बघेल साहब? सांसद होते हुए क्या उन्होंने एक प्रश्न उठाया था उनके संसदीय कार्यकाल में? उनके स्वर्गीय पिताजी ने रेलवे लाइन के लिए एक प्रश्न उठाया था, दूसरे कामों के लिए एक प्रश्न उठाया था, इंडस्ट्री के लिए। और इन सब तमाम लोग जो विधायक रहे, इनके विधायक कार्यकाल में विधानसभा में कौन से प्रश्न उठाए थे? इनका रिकॉर्ड निकाल के देखिए विधानसभाओं का कितने उठाए, कौन से जनहित के मुद्दे उठाए। क्या अशासकीय संकल्प लाए उमंग सिंघार कभी विधानसभा में रेल लाई जाए धार जिले में? क्या हनी बघेल कभी अशासकीय संकल्प लाए? क्या याचिकाएं लगाई उन्होंने? सदन में जो आपके पास
माध्यम रहते हैं उनको उठाया पूरी तरह क्षेत्र विकास के लिए। और अब मेरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, जिस दिन से मैं विधायक बना कितने प्रश्न किस विषय में किस विभाग के मैंने लगाए, रिकॉर्ड मिले, कंपेयर करें। दत्तीगांव जी, एजुकेटेड विधायक हैं आप, बहुत एजुकेटेड विधायक माने जाते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के। एजुकेशन में अगर मध्य प्रदेश को देखा जाए तो बहुत ही निचला स्तर माना जाता है मध्य प्रदेश का। अगर हम एमपी बोर्ड की बात करें और जब हम प्राइवेट जॉब्स में बात करते हैं और एमपी बोर्ड को देते हैं तो वो मान्यता भी नहीं दी जाती। क्या शिक्षा आपके लिए एक अहम मुद्दा बनेगा आने वाले समय में? शिक्षा हर राष्ट्र का एक अहम मुद्दा होता है और सांस्कृतिक रूप से हमारा देश बहुत सक्षम रहा है आदिकाल से। आज की तारीख में परिवेश बदला है, वैश्विक व्यवस्था है, शिक्षा में भी बदलाव आया है और हमें ग्लोबल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से आगे चलना पड़ेगा, सामयिक होना पड़ेगा। शिक्षा के लिए दिल्ली का मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा है जो केजरीवाल जी ने स्कूल शिक्षा में किया है और शिवराज सिंह ने उसको सराहा है। उसी मॉडल पे मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। हायर एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे क्षेत्र में हमने भी कानून में कॉलेज की बिल्डिंग सैंक्शन कराई है। हम ITI पे जोड़ कर रहे हैं, तेलंगाना में एक ITI हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं। एक कृषि कॉलेज के लिए हम प्रयासरत हैं बंगाल में, कृषि कॉलेज। और मध्य प्रदेश के लेवल पर भी इन सभी चीज़ों को बड़ी गंभीरता से हम लेंगे। कोरोना काल रहा है, ठीक है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, हम दूसरे तरीके निकाल रहे हैं। इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, मैं मानता हूँ। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट भी लाएँ। निजीकरण की बात होती है, PPP मॉडल की बात होती है। कुछ लोग कहते हैं कि निजी क्षेत्र का शिक्षा में आने से फिर विद्यार्थियों का शोषण होता है। ऐसे तमाम बड़ा मिक्स्ड एक व्यू है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मिडिल पाथ लें, बीच का रास्ता निकालें और संसाधनों के अभाव में भी संसाधन जुटाएं। और मध्य प्रदेश में मानव संसाधन को तकनीकी शिक्षा पूर्ण रूपेण दें। प्राइमरी एजुकेशन का जो हमारा ढांचा आज की तारीख में है, कोरोना काल में दुनिया बदल गई है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड फॉरएवर बदल गया है। आज आपके डिस्टेंस लर्निंग हो रही है। आज हमारे बच्चे घरों में बैठ के लैपटॉप कंप्यूटर्स पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे काम। मैं बोर्दा गया था, मुझे आश्चर्य हुआ। बोर्दा जैसे रिमोट ट्राइबल एरिया में बच्चे, उन्होंने कनेक्टिविटी कर ली, पढ़ रहे थे। एक लड़की थी, एक उसका भाई बहन नंबर। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? वीडियो गेम खेल रहे हो? हम पढ़ रहे हैं। उसने मुझे बताया। तो हमें भी इसके अनुरूप थोड़ा सा हम अपने आप को बदलेंगे और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएगा, सरकार पूर्णतः स्थिरता में आ जाएगी। अभी वैसे तो स्थिर है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है जिसको पूर्णता देनी है। उसके बाद कैबिनेट में विभिन्न प्रस्ताव आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि 2 सेक्टर्स विशेष तौर पे स्वास्थ्य भी, जैसे कोरोना है और बाकी प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेटली प्रायोरिटी एरिया है, फोकस एरिया है, होना भी चाहिए। एक सवाल सबसे अहम और शायद मेरा आखिरी सवाल भी यही है कि आपके सामने जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो है कमल पटेल जी, जिनके और आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, आपके परिवार के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। वो इतने समय से आप लोगों के लिए ईमानदार रहे हैं। अब उन्हीं के सामने चुनाव लड़ना, जीतना या हारना तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अपने किसी खास के सामने चुनाव लड़ना, ये किस तरह से आप एक दूसरे को अपोज कर पा रहे हैं इस समय, या विरोध कर पा रहे हैं एक दूसरे का? मैं तो उनको अपोज कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा ना उनसे कोई कंपटीशन है, ना उनसे कोई कंपटीशन करना चाहता हूँ। कमल पटेल कितने ईमानदार हैं वो जाने, मैं कितना ईमानदार हूँ मैं कह सकता हूँ। कमल सिंह जी को कांतिलाल भूरिया जी ने और बालमुकुंद गौतम ने ब्लॉक अध्यक्ष पद से हटा दिया था। हमने उनको फिर भी बना के रखा। कागज़ पे वो राजन मोदी थे अध्यक्ष, हमने पूरे क्षेत्र में कहा नहीं, पटेल बा हमारे अध्यक्ष। हर पत्थर पे आप देखिए मेरे पूरे कार्यकाल में पहला नाम मेरे बाद में कमल सिंह पटेल का दिखाई दिया। रिकॉर्ड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन मेरे क्षेत्र में जहाँ मैं विधायक था, मैंने हमेशा उनका नाम उसको बरकरार रखा, क्योंकि उनके सम्मान की बात है पिताजी के साथ। जब यहाँ बदनावर के सम्मान की बात है, बदनावर के अधिकार की बात है, तो उसको छोड़ के, जबकि इस चौपाटी पे जब दिन था 27 दिसंबर में, जब लौटा भोपाल से और हमारा जुलूस निकलना था, 2 व्यक्ति मेरे पास हैं, अशोक सोनी जी जो मेरे पिताजी के साथ थे और कमल सिंह पटेल। मुझे बोले कोई जुलूस नहीं निकलेगा। मैंने कहा क्यों, ये क्या हो गया?
कार्यकर्ता नाराज है, पहले हम आपसे बात करें, इस्तीफा देना चाहते हैं, पुतले चलाना चाहते हैं। ठीक है चलो, उस सभा में वो भी बैठे हैं, संजू गाड़वाल सिर हिला रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, हाँ के साथ। तो उस अधिकार, उस कर्तव्य, बदनावर की बात, आन बान शान, उसको छोड़ के उनकी महत्वाकांक्षा उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको विधायक बनने का सपना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे तमाम साथी कांग्रेस छोड़ के मेरे साथ खड़े हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। पटेल बाबू ने शुभकामना, 3 तारीख को मतदान हो जाएगा, 10 को परिणाम आ जाएगा। मेरा व्यवहार तो उनके प्रति आज भी वैसा ही है, लेकिन उनका व्यवहार कितना बदला। टिकट मिलते ही उन्होंने क्या किया, जब पहली बार आमने सामने हम हुए तो मेरी गाड़ी घेरी, बदतमीजियाँ करी, मेरी गाड़ी पे बोतलें फेंकी, मुझे गालियाँ दी, अपशब्द कहे। क्यों भाई, क्या मैं इतना बदल गया? सिर्फ इसलिए कि आज आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी करोगे, मुझे अपमानित करोगे, कोशिश करोगे अपमानित करने की, जलील करने की। आपके कीचड़ फैमिली से मैं मैला नहीं होगा, आपके गाली देने से मेरी माँ का चरित्र खराब नहीं होगा, मेरी बहन का चरित्र खराब नहीं होगा, मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं गिरेगी। तो हमने हज़ारों साल तक अपने परिश्रम कर्म से धरती को लोग सींच के बनाएंगे, लेकिन आपके इस व्यवहार से जनता ये ज़रूर कहेगी, अरे कहीं पटेल बस अतुरत हो, अतुर विधायक बड़वा मरी रह कि अब आज जड़ा की अतरी बात करता था, आज वहाँ की गाड़ करता था, बुरा वही क्या कई बिगाड़े थे। 5 करोड़ की पंचायत है कानून के साथ, 5 पैसे का नहीं कह सकते कि मैंने उस पंचायत से कभी कहा। तो ये वो उनकी जाने, उनकी समस्या है, वो क्या करना चाहते हैं जीवन में, उनका उद्देश्य क्या, उनको क्या करना। मैं स्पष्ट जो आपसे नाराज हो गए हैं, जो कार्यकर्ता आपसे नाराज हो गए हैं कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से, उनको कभी मनाएंगे? या कोई मतदाता भी ऐसे जिनको लगता है कि उन्होंने दत्ती गांव को इसलिए चुना था क्योंकि वो वर्षों से कांग्रेस में थे, लेकिन अब तो ये बीजेपी के हो गए, उनकी सोच बीजेपी की नहीं हुई, लेकिन आप बीजेपी के हो गए, उनको कैसे मनाएंगे? देखिए क्या है, मैं तो वही आदमी, मेरे से तस्लीम नहीं हो गए हैं, मेरा सोच भी वही है, व्यवहार भी वही, चरित्र भी वही है। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मैंने ज़िंदगी कुछ इस कदर आसान कर लिया, कुछ से माफ़ी मांग दी, कुछ को माफ़ कर दिया। ज़िंदगी आगे बढ़ने का है, आगे बढ़ेंगे, अपने लोग हैं, उनको जाएंगे, बात करेंगे, बताएंगे भाई बात क्या है, राष्ट्र से बड़ा कोई कुछ है, मातृभूमि से महत्वपूर्ण क्या कुछ है, जय जननी जन्मभूमि के भाव से सर्वोपरि क्या कुछ है। मैंने जो पहले का दोहराऊंगा, वचन पत्र जारी हुआ, वादे किए गए, पूरे नहीं किए गए। हमने कहा ठीक है, आप ना करो तो ना करो, हमको तो करना, हम तो वचन पत्र हम भी तो पकड़ के चले थे 2 लोगों के बीच में। कमलनाथ जी को भगवान 100 साल की उम्र दे, पर है तो 72-75 के, क्या पता अगले 5 साल के बाद, 5 साल के बीच में उनको जवाब नहीं देना पड़े, हमें तो देना पड़ता। हमसे लोग पूछते 10वें दिन क्या मध्य प्रदेश में एक भी किसान के खाते में पैसा डाल के उसको एनओसी मिली बैंक से? नहीं मिली। एक भी महिला समूह का 1 रुपया भी कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ। आवास के अधिकार में क्या ग्रामीण अंचल में एक भी कुटीर मिला? नहीं मिला। क्या एक भी किसान को 5% तो बोनस मिला? नहीं मिला। इन सब बातों को लेकर लेकिन इसके लिए भी, इन पूरे मामलों के लिए भी आपको और आपके जैसे कई विधायकों को जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हें ही इसका कारण बताया जा रहा है, क्योंकि बार बार लगातार हर सभा में कांग्रेस का कहना है कि आप लोगों के जाने के बाद वो दूसरे चरण के लोगों का तो कर्ज माफ कर चुके, लेकिन तीसरे चरण के लोगों का कर्ज माफ नहीं कर पाए। शायद आप मेरी बात नहीं समझ पाए। राहुल गांधी के शब्द क्या थे? आप दोहराएंगे, मैं दोहराऊंगा। मैं उस सभा में था, राहुल गांधी ने कहा था मंदसौर की सभा में दहाड़ के 10वें दिन मध्य प्रदेश के समूचे किसानों का समूचा कर्जा माफ 10 दिन में होगा, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कमलनाथ जी ने क्या करे, कागज के टुकड़े पे साइन कर। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या एक भी किसान का मध्य प्रदेश में 10वें दिन बैंक के खाते में पैसा जमा होके उसको बैंक ने नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया? नहीं। तो क्या 11वें दिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। तो सिद्धा जी ने हटा दिया। हम तो राहुल गांधी की बात मानी ना, जो राहुल गांधी ने कर सका हमने कर दिया, तो हमने क्या गलत किया? हम तो राहुल गांधी नेता हमारे कांग्रेस की बात मानी। अब बताइए कांग्रेस को जवाब है इसका। 1 साल में कमलनाथ जी ने सेंटर की ग्रांट आती कुटीर के लिए, मैचिंग ग्रांट में स्टेट को पैसा देना पड़ता है, तब कुटीर मिलता है।
क्या कमलनाथ जी के खजाने में इतना पैसा नहीं था कि एक भी कुटीर का पैसा मैचिंग ग्रांट में भर देते कि साल भर में मध्य प्रदेश के जो आवासहीन लोग हैं, कोई विधवाएं हैं, कोई अबला है, कोई गरीब है, कोई वृद्ध है, कोई उसको विकलांग कोई कुटीर मिल जाता? क्या नहीं था पैसा? 16,000 करोड़ रुपया था उनके पास में छिंदवाड़ा ले जाने। एयरपोर्ट क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उनका जेट लैंड करे, इसमें कमलनाथ जी फ्रेश गुलाब की तरह महकते हुए निकले, वहीं हेलीकॉप्टर में बैठ जाए, फिर फ्लाइट में आ जाए, या उस किसान का कर्ज माफी, उस विधवा का कुटीर, उस महिला समूह का कर्जा, ये इम्पोर्टेंट है। इनका कोई जवाब है उनके पास? कर देते, कब कर देते थे? 15 महीने में नहीं कर पाए, 10 दिन में कर्जा माफ, कब कर देते? कितना बेवकूफ़ करना। उस बजट में मैं खुद बोला था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं ओपनिंग स्पीकर था, नरोत्तम जी बोले थे बीजेपी की तरफ से। आपको पता है कितना पैसा डाला था पहले बजट में कमलनाथ जी ने कर्ज माफी का? मैंने पूछा था वित्त मंत्री जी तत्कालीन से, माननीय भानु जी से, कि क्या आंकलन है? भाई 6,500 करोड़। तो मैंने कहा 6,000 करोड़ डाला है, मात्र 6,000 करोड़ था पूरे बजट में, कैसे 60,000 की कर्ज माफी होती 6,000 करोड़ में, और वो भी बाद में? अब तो 10वें दिन करने वाले थे। तो देखिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, सब लोग में बैठे हैं, अब हम क्या करें? हम तो आ गए, बैठे हैं जनता के बीच में, निर्णय हो जाएगा 3 दिन में, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये हमारे साथ बदनावर विधानसभा से दत्ती गांव जी, जिन्होंने कहा कि जिंदगी बढ़ने का नाम है, इसलिए बढ़ते रहिए। अपने शायराना अंदाज में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। बहरहाल आने वाला समय ही बताएगा कि किस करवट ऊंट बैठेगा। फिलहाल हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जिसकी भी बने, मध्य प्रदेश का विकास होता रहे, क्योंकि प्रदेश के लिए विकास जरूरी है।